जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। मैं हूं मयूर मोगरे। तो यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने नाटो से रिक्वेस्ट की कि आप यूक्रेन को नो फ्लाई जोन डिक्लेयर करें, मगर नाटो ने इस रिक्वेस्ट को मना कर दिया है। तो अब इससे रशिया जो है, क्या उसको खुला हाथ मिल जाता है कि अब जितनी चाहे उतनी बम्बार्डिंग वो कर सकते हैं यूक्रेन पर? क्या है नो फ्लाई जोन? इन सभी चीज़ों को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी देखिए, रशिया जो है उसने यूक्रेन के एक न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है उस पर अटैक किया। इसके वजह से यहाँ पर काफ़ी सवाल खड़े हो गए, क्या यूक्रेन के ऊपर नो फ्लाई जोन डिक्लेयर किया जाना चाहिए। और इसी वजह से जो यूक्रेन के राष्ट्रपति उन्होंने रिक्वेस्ट की नाटो से कि यार देखो सुनो, यहाँ पर इमीडिएटली जो स्काई है यूक्रेन का उसको आप क्लोज कर दो, मतलब नो फ्लाई जोन डिक्लेयर कर दो। जिस वजह से जो भी यहाँ पर रशिया बम्बार्डिंग कर रहा है या फिर रशिया आगे जाकर और ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है, वो यहाँ पर ना क्रिएट करे। मगर नाटो ने इस रिक्वेस्ट को मना कर दिया। नाटो ने कहा कि नहीं, हम यहाँ पर नो फ्लाई जोन डिक्लेयर नहीं करेंगे। तो अब सवाल यही खड़ा होता है कि नो फ्लाई जोन क्या है, व्हाट इज नो फ्लाई जोन। अब देखिए, यहाँ पर नो फ्लाई जोन की अगर हम बात करें तो सीधी सी बात है। नो फ्लाई जोन बेसिकली अनऑथराइज्ड एयरक्राफ्ट जो है उसको बैन करता है यूक्रेन के ऊपर फ्लाई करने से। मतलब कि यूक्रेन को अगर नो फ्लाई जोन डिक्लेयर कर दिया गया तो कोई भी अगर अनऑथराइज्ड एयरक्राफ्ट अगर यूक्रेन के ऊपर घूमता है तो उसे तुरंत वहां पर गिरा दिया जाएगा। यही है नो फ्लाई जोन। ये अगर डिक्लेयर किया जाए तो रशिया के जो एयरक्राफ्ट्स है वो यहाँ पर यूक्रेन के ऊपर नहीं घूम सकते, और अगर वो घूमे तो नाटो के द्वारा उसे गिरा दिया जाएगा। तो यही होता है नो फ्लाई जोन। मतलब इन शॉर्ट अगर यहाँ पर देखा जाए तो वेस्टर्न नेशंस जो है उन्होंने नो फ्लाई जोन पहले भी यहाँ पर रखा हुआ है, इम्पोज किया हुआ है। बेसिकली जो इराक के कुछ पार्ट्स हैं उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पर लगाए गए थे गल्फ वॉर के दौरान। लेकिन यहाँ पर जो बेसिकली नाटो है उन्होंने रिजेक्ट कर दिया इस रिक्वेस्ट को। यहाँ पर आप देख सकते हो कि फॉर एग्जांपल यूक्रेन के ऊपर अगर कोई भी अगर यूक्रेन को डिक्लेयर कर दिया जाता है नो फ्लाई जोन, और उसके बाद रशिया का कोई भी एयरक्राफ्ट अगर यहाँ पर ऊपर उड़ता हुआ दिखाई देता है, नाटो के द्वारा सीधी मिसाइल छोड़ी जाएगी और उसको वहीं के वहीं पर गिरा दिया जाएगा। तो ये बेसिकली होता है नो फ्लाई जोन। तो अब यहाँ पर सवाल ये खड़ा होता है कि नाटो ने इस स्टेप को क्यों नहीं लिया, जो यूक्रेन है उसकी जो रिक्वेस्ट है उसको क्यों नहीं माना। क्योंकि ये अगर मान लेते तो हो सकता है कि वॉर जो है वो यहीं पर खत्म हो जाए, है ना। रशिया जो उसके पास कोई ऑप्शन ही ना बचे कि यार अब हम लड़े तो लड़े कैसे और मारे तो मारे कैसे, है ना। यहाँ पर तो वाह मोदी जी वाह भी नहीं बोल सकते हैं। खैर, यहाँ पर जो अगर नाटो अगर मान लेता था कि चलो ठीक है हम यहाँ पर नो फ्लाई जोन डिक्लेयर कर देते हैं, मतलब रशिया का कोई भी एयरक्राफ्ट आएगा तो हम सीधा उसे गिरा देंगे, तो इसकी वजह से क्या होता था। देखिए, जब भी कोई एयरक्राफ्ट अगर यूक्रेन के ऊपर आता तो उसे जो नाटो है उनके द्वारा गिरा दिया जाता। इसका मतलब यह है कि वो रशिया के साथ डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में आ जाते, और इसकी वजह से जो वॉर है, जो डायरेक्ट वॉर है, वो यहाँ पर एस्केलेट हो जाता। क्योंकि नाटो जो है वो बिल्कुल नहीं चाहता है कि डायरेक्टली वो यहाँ पर वॉर पर पड़े। हमने देखा हुआ है कि यहाँ पर अगर नाटो डायरेक्टली वॉर पर पड़ता है तो जितने भी नाटो कंट्रीज हैं उन सभी को वहाँ पर वॉर में एंटर होना पड़ेगा, और ये वर्ल्ड वॉर 3 की सिचुएशन क्रिएट कर सकता है। और रशिया ने ऑलरेडी यहाँ पर कहा हुआ है या धमकी दी हुई है, चेतावनी दी हुई है कि अगर कोई भी इस वॉर में पड़ता है या फिर वेस्टर्न कंट्री डायरेक्टली इस वॉर में एंटर होती है तो ये न्यूक्लियर आर्म्ड सुपर पावर की रेस होगी। यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो निकाले जाएंगे। और उसी के साथ साथ जब ये बात चल रही थी कि नो फ्लाई जोन डिक्लेयर होना चाहिए, तो पुतिन के द्वारा ये और चेतावनी दी गई थी कि अगर नो फ्लाई जोन डिक्लेयर होता है इसका मतलब ये है कि यहाँ पर नाटो कंट्रीज भी वॉर में इन्वॉल्व है, और अगर नाटो कंट्रीज इन्वॉल्व है तो इसका मतलब यह है कि न्यूक्लियर वेपन्स निकलेंगे। और इसी वजह से जो नाटो है उसने यहाँ पर रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं की यूक्रेन की कि हम यहाँ पर वॉर नो फ्लाई जोन जो है वो डिक्लेयर करें। अब यहाँ पर नाटो जो है उसको सिर्फ यहाँ पर यही नहीं देखना पड़ता कि यार रशिया की कोई फ्लाइट जो है वो यहाँ पर उड़ रही है या नहीं उड़ रही है, लेकिन उसी के साथ साथ जो सरफेस टू एयर मिसाइल बैटरीज है रशिया में, बेलारूस में, उनको भी यहाँ पर डिस्ट्रॉय करना होता। क्योंकि ये फटाक से वहाँ पर आ जाते और वो इन सभी चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर सकते थे। इसीलिए यहाँ पर नाटो जो उनको और एक्स्ट्रा एफर्ट्स यहाँ पर लेने पड़ते, जितने भी मिलिट्री, मतलब बेसिकली इन शॉर्ट देखा जाए तो कंप्लीट वॉर जो है वही यहाँ पर सिचुएशन आ जाती, जहाँ पर जितने भी वेपन्स है दोनों ही देशों में, क्योंकि बेलारूस जो है कंप्लीट यहाँ पर सपोर्ट करता है रशिया का, वहाँ से कई सारी बम्बार्डिंग की जा रही है,
तो वो यहाँ पर कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करना पड़ता था नाटो कंट्रीज को। और इसी वजह से, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है वो खर्चा हो जाता है जब वॉर होते हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हो जाती है, और ऐसे सिनारियों में जितनी भी नाटो कंट्रीज है उनको यहाँ पर इन्वॉल्व करना ये और ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है, क्योंकि आसपास रशिया को बॉर्डरिंग कंट्रीज भी हमें देखने को मिलती है जो नाटो में इन्वॉल्व है। हो सकता है कि रशिया जो है उन पर और इन्वेजन जो है वो शुरू कर दे। तो अब यहाँ पर अगर नो फ्लाई जोन डिक्लेयर किया जाता तो क्या ये सचमुच हेल्प करता, कितना ये हेल्प कर सकता था? देखिए, ऐसा बोला जा रहा है कि रशिया की जो ग्राउंड फोर्सेस है वो यहाँ पर ज़्यादा एक्टिव है जो यूक्रेन है उसको डैमेज करने के लिए, रादर दैन की एयरक्राफ्ट। तो यहाँ पर जो नो फ्लाई जोन है वो बेसिकली एयरक्राफ्ट को प्रिजर्व करता है, एयरक्राफ्ट को प्रिवेंट करता कि वो ना उड़ पाए। लेकिन यहाँ पर जो रशिया के एयरक्राफ्ट है वो इतना डैमेज कर ही नहीं रहे हैं, इसी वजह से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर जो ज़्यादा डैमेज कर रहे हैं वो है ग्राउंड फोर्सेस। लेकिन एक बार अगर नाटो यहाँ पर इन्वॉल्व हो जाता तो उसे सिर्फ नो फ्लाई जोन के तहत एयरक्राफ्ट को ही नहीं लेकिन ग्राउंड फोर्सेस के साथ भी यहाँ पर लड़ना होता, क्योंकि जो रशिया है, जो पुतिन है, वो यहाँ पर सीधे न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो निकाल लेता। तो शायद हम ये बोल सकते हैं कि जो नाटो फोर्सेस है इसी चीज़ से डर रही है कि कहीं यहाँ पर जो वॉर है वो वर्ल्ड वॉर 3 में तब्दील ना हो जाए, डायरेक्टली उनके ऊपर वॉर ना क्रिएट हो जाए, और उसी के साथ साथ ये न्यूक्लियर वॉर में तब्दील ना हो जाए। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो आपकी क्या राय है इस चीज़ पर, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और MM अकेडमी ऐप अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। यहाँ पर मेरे द्वारा बहुत सारे कोर्सेज लाए जा रहे हैं जो आपको एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा दिला सकते हैं। यहाँ पर आपको एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, गवर्नेंस, मतलब वेरियस कोर्सेज, इकोनॉमी, एनवायरमेंट सभी देखने को मिलेंगे। हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट है, तो डाउनलोड कीजिए MM अकेडमी ऐप और वीडियोज़ को एंजॉय कीजिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।